हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे ओम्स लॉ को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो आज हम लोग को बेसिकली डिस्कस करना है रेजिस्टेंस के बारे में और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जरा एक एक करके उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो लास्ट क्लास में तुम लोग एक बार अगर तुम लोगों को याद हो और ना याद हो तो एक बार लेक्चर जरूर देख लो। उसमें हमने बताया था कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है ml/NE²A टाउ। तो ये बेसिकली वैल्यू था किसी भी वायर में जो रेजिस्टेंस होता है उसका एक्सप्रेशन है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो यहां से एक और चीज आती है, जरा एक टर्म और है, मुझे भी तुम लोगों को यहां समझा लें, फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं। देखो देयर इज ए टर्म दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी एंड इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। समझ रहे हो? देखो ये क्या होता है, तो ये जो है ये रो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोगों को डिफाइन करना हो तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे जरा ये समझिएगा। ये आप लोग 9th आई थिंक नहीं सॉरी 10th में आप लोग ये चीज़ पढ़े होंगे, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो होता है ना, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेजिस्टिविटी नाम देते हैं। समझ गए? और यही क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम लोग इन्हीं को कहते हैं। ठीक, अब देखो ये एक फॉर्मूला होता है, बहुत वेल नोन फेमिलियर फॉर्मूला तुम लोगों के लिए। तुम लोग इस फॉर्मूले को जानते हो, रो इंटू एल अपॉन एरिया। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन एरिया। देखो यहाँ पर क्या है तो तुम समझ रहे हो, R क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो क्या है, तो रो इज बेसिकली रेजिस्टिविटी है। यल, तो यल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर या लेंथ ऑफ वायर, जिस वायर की तुम बात कर रहे हो। यहीं पर जो आर हो, यहाँ पे जो आपके पास यह ए आया, ये ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ना, उसी को हम लोग ए कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये तुम्हारे पास कंप्लीट जो फॉर्मूला आया उसको हमने बता दिया कौन से टर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब जरा आगे समझो। यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकाले तो रो कितना होगा, ए होगा आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो अब देखो आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू होती एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ होल अपॉन ए इंटू एल। एल कैंसिल, ए से एरिया कैंसिल, तो रो का एक्सप्रेशन हो गया m अपॉन NE² टाउ। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो रेजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला कितना होता है, m अपॉन NE² टाउ। ये जनरल फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी वायर का रेजिस्टिविटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला होता है यह ml अपॉन NE² ये टाउ, और रेजिस्टिविटी का जो जनरल फॉर्मूला है वो है m अपॉन NE² टाउ। ध्यान दो, तुम लोग को ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अभी इन फॉर्मूलों के आधार पर कुछ कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। एग्जैक्टली उसमें ये पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। भाई जब फार्मूला तुम्हें याद होगा तभी तो बता पाओगे कि वो कैसे डिपेंड करता है और किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग उस पर आते हैं, उसके पहले कुछ और भी बातें हैं, जरा हम वो कर लेते हैं। तो ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा आगे समझो। अब जो है हम लोग ये फॉर्मूला जो पढ़ा हम लोगों ने R इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया, इस पर थोड़ी बातचीत कर लें। और बातचीत में ये करेंगे कि इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उस पर डिस्कस करते हैं। पहले एक बात समझो,
जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास कोई एक वायर हो गया, ध्यान से समझना। इस वायर में ध्यान से समझो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लेट अस सपोज कि इस वायर में यहाँ से करंट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके एलॉन्ग जो करंट होगा वो आई निकल जाएगा। अब वो तुम इस बात को समझ रहे हो भाई करंट कैसे आ रहा है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे यहाँ से कहीं से बैटरी से जोड़ा गया होगा भाई, तभी तो करंट आ रहा है इसमें। तो हम इन बैटरी को नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ बता रहे हैं कि एक वायर है एक, और इस वायर में आई करंट इसके लेंथ के अलोंग जा रहा है और यहाँ से आई करंट निकल जा रहा है। अब जरा एक बात समझो, मैं जो एक बात कह रहा तुमसे, इसको हम हट मिटा देते हैं। अब जरा समझिएगा, ये क्या होता है, यह लेंथ है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आप लगाओगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वही होगा आर रो इंटू एल अपॉन एरिया। तुम कहोगे सर ये तो वही फार्मूला आपने लिखा। देखो हम यहाँ से कुछ बातें हैं जो आपको समझाना चाह रहे हैं, जरा उस बात को समझो। यहाँ पे जो यल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये यल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। यल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एलोंग, या इसको हम लिख लेते हैं और अच्छे से, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जरूर ध्यान रखना। और जो ए है, ये इसका नाम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब जरा एक बात बताओ, अगर यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो इसका मतलब इसको आसान शब्दों में कैसे समझा जाए, ये जो लेंथ आपने लिया हुआ है उस लेंथ के एरिया क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब फिर समझो, मतलब जो लेंथ आप वही कंसीडर करेंगे जो करंट के अलोंग है। ठीक है, दूसरी चीज, और जो ए होगा एक कौन सा कंसीडर करेंगे, ये होगा परपेंडिकुलर टू करंट। क्योंकि देखो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि करंट और लेंथ का डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो लेंथ के भी परपेंडिकुलर हो या करंट के भी परपेंडिकुलर, बात एक ही है। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसीलिए उसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह रहे हो। और रही बात रो का, तो देखिए रो जो होता है वो एक वायर के लिए कांस्टेंट होगा, अगर वह वायर एक सेम मटेरियल का बना है तो आप लोगों के लेवल में एक सेम मटेरियल का ही वायर दिया होगा, जहां पर रो की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे ना, तो वहां पे बहुत क्लियरली हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि एक्चुअल में रो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट यहां ध्यान देना, तो यहां पर रो कांस्टेंट है। ठीक है, अब जैसे इसका एक केस जरा हम उठाते हैं और जरा उस केस को समझने की कोशिश करो। देखो ये मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में देखो क्या दिया हुआ, जरा देखो, ये आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, अब जरा एक बात बताओ, मान लो इस कंडक्टर का लेंथ L है, इसका जो विड्थ है वो क्या है, B है, और इस कंडक्टर का जो हाइट है वो कितना है, H है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ये जो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, हम लोगों को इसके रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखना है। देखो अब जो रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन होगा, जरा उस बात को समझो कैसे हम लोग लिखेंगे। मान लो कि आपका करंट अगर इस ये जो आप शायद समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से इस एज से करंट जा रहा है और जो करंट है वो इस एज से निकल जा रहा है। इसको मैं समझाने के लिए आप लोगों को एक क्यूब, जैसे एक चीज़ समझ लो, मान लो इस तरीके से है आपका, ठीक है, ये एक डस्टर हमने लिया हुआ है, बिल्कुल आप डस्टर को इसकी तरह जूम करो तो यहाँ पर क्या है, करंट इस एज से जा रहा है और इस एज से निकल जा रहा है। अब शायद आप समझ गए होंगे हमारी बात, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमने कहा था कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसमें क्या पढ़ा आपने, रो, एल क्या है, एल इज द लेंथ अलोंग द करंट। अब जरा सोचो, अगर इसमें करंट इधर से जा रहा है और करंट इधर से निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है अलोंग द लेंथ, अलोंग द करंट, लेंथ कौन सा होगा, ये पूरा वाला लेंथ होगा भाई, यही होगा ना। देखो ये लेंथ आ रही बात समझ में।
तो यहां पर क्या हुआ, along द लेंथ तो यल ही है, मेरी बात समझ रहे हो। अपॉन कितना हो गया, अपॉन हो जाएगा लेंथ, अगर आपने ये कंसीडर कर दिया तो इसके परपेंडिकुलर एरिया लेना है, तो क्या होगा, ये जो फेस है ये वाला, शायद मैं इसको ऐसे घुमा के दिखा रहा हूँ, इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि along दिस आपने करंट लिया हुआ है, ये कितना होगा h इंटू बी। तो आप शायद इस बात को समझ गए होंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा, समझ गए। तो जरा सा इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी उस डायग्राम में हम कुछ चेंज भी करेंगे। अब जरा इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मैं चेंज क्या कर रहा हूं, जरा वो समझ लेना। चेंज मैं ये कर रहा हूं कि मान लो कि जो करंट है वो ऐसे नीचे से जा रहा है और जो अपर एज है वहां से आई करंट निकल जा रहा है। मतलब समझो, मतलब ये हुआ कि जो केस था इसी तरीके से, लेकिन अब यहां पे करंट क्या हुआ, करंट ऐसे नीचे से जा रहा है और करंट ऐसे ऊपर से निकल जा रहा है। तो अब जरा बताओ लेंथ कौन सा लोगे, तो along द करंट, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो जो इसका हाइट होगा वही लेंथ की जगह पे हो जाएगा। और इसके परपेंडिकुलर सरफेस कौन सा है, नीचे वाला, इसका एरिया आप क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो जरा समझो, यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, देखिए कंडक्टर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। अभी आते हैं उस पॉइंट पे, जरा यहां समझिएगा। तो अगर यहां पे रेजिस्टेंस लेंगे तो ये क्या होगा, जरा बताइए, रो along द लेंथ, सॉरी along द करंट, इसका लेंथ क्या है, रो इंटू एच, अपॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एरिया, थी एल हो गया, ए बी हो गया, तो कितना हो जाएगा एल इंटू बी। आ गया बात समझ में। ये देखो ये दूसरा केस हो गया, मेरी बात समझ लो। तो किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो करंट का फ्लो हो रहा है वह किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। जरा सा इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक छोटा सा केस और हम उसको भी डिस्कस कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगेन तुम्हारे पास यही कंडक्टर है, लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा बनाने में मेरे को बहुत दिक्कत होगी, बट मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लो जो करंट है अगर वो इसके अलोंग है, मेरी बात समझ लो मैं जो कह रहा हूं, एक्चुअली मैं यहां पे नहीं बन सकता, तुम समझ लो ये था, बट जो करंट है वो इसके अलोंग, इधर से जा रहा है करंट और इधर से निकल जा रहा है। मेरी बात समझ लो, देखो इधर यहां पर देखोगे तो ये तुम्हारे लिए L था, ये तुम्हारे लिए B था और ये तुम्हारे लिए क्या था, S था। अब करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे निकल गया, समझ रहे हो। तो अब जरा एक बात बताओ, अगर यहां से रेजिस्टेंस लिखा जाए तो क्या फॉर्मूला होगा, रो इंटू लेंथ अलोंग द करंट। तो अलोंग द करंट लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ आप कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू बी, रो इंटू बी और अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा L इंटू एच, तो इसका एरिया हो गया L इंटू एच। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो देखो मैं फिर बोल रहा हूं, वही कंडक्टर, बस करंट का ओरिएंटेशन बदल दिया, आप देखोगे कंप्लीट करंट का और रेजिस्टेंस का पूरा क्या हो गया, एक्सप्रेशन बदल गया। आ रही बात समझ में। तो ये एक फॉर्मूला था जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दें, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा है, फिर नए सिरे से चीजों को पढ़ते हैं। अब जरा आगे देखते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस होता है फॉर्मूला रोयल अपॉन एरिया होता है, और इस फॉर्मूले में हमने दो तीन बातें की। पहली बात, यल जो होगा लेंथ अलोंग द करंट लोगे, और ए क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या ऐसे कहो एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ वायर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द लेंथ, क्योंकि लेंथ और करंट का डायरेक्शन सेम माना जाता है, ठीक है। तो चलो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो कुछ और भी चीजें हैं, जरा सा हम उस पर भी डिस्कस कर लें। जैसे एक बात समझना, मान लो जैसे एक हेडिंग नाम लोग लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं तुम्हें, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए
वायर। अब जरा एक बात समझ लो, आपको यहां से ये पढ़ना को कौन कौन से फैक्टर हैं जो वायर के रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले आप रेजिस्टेंस का जनरल फार्मूला लिखिए। ये होता है फार्मूला, सब जानते हो, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला देखो, जो सबसे पहला इफेक्ट आता है, ध्यान देना, समझना इस चीज को, ये होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। समझो, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कारण क्या है, जाहिर सी बात है इस एक्सप्रेशन से तुम समझ सकते हो कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होगा ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के होगा। क्या मतलब है कि किसी भी वायर का अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, अब देखिए लेंथ बढ़ाने की मैंने बात किया, मैंने ये नहीं कहा कि किस तरीके से बढ़ाओगे, मैं आता हूं उस पॉइंट पे। तो लेंथ अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, लेंथ बढ़ाने का तरीका क्या है, मान लो कोई वायर है, एक दूसरा वायर ला किसी के साथ सीरीज में जोड़ दीजिए, तब भी लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा काम, ये वायर को आप पीट करके, इसको पीट करके इसको स्ट्रेच कर दीजिए, हाँ बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका भाई, पीट करके इसको फैला दीजिए, तब भी इसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं, स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ा दिया, तब भी लेंथ बढ़ा। तो देखिए एक चीज समझिए, जनरल बात है कि दोनों ही तरीकों में, जिन दो तरीकों की मैंने अभी बात की लेंथ बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। तो इस पे भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। अगर एक वायर है, दूसरा वायर बगल में जोड़ के बनाया तो आर प्रोपोर्शनल एल, ठीक है, लेकिन अगर पीट के अगर बढ़ा रहे हो तो वहां आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम उसको प्रूफ करेंगे, न्यूमेरिकल उस पर बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो उस पर कंफ्यूज मत होना, बस एक लाइन याद रखो कि अगर लेंथ बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी चीज, दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। देखो फॉर्मूले देखो ना, यहां से भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो आप लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल। मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को, देखिए अलग अलग मटेरियल लोगे, जैसे आपने कॉपर ले लिया और एक आयरन ले लिया, तो कॉपर और आयरन इन दोनों ही केस में जो N है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, भूलिएगा मत, मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताया था। तो देखिए अगर अलग अलग मटेरियल आप लेंगे तो अलग अलग मटेरियल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग होगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होगा तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। भाई जाहिर सी बात है जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि उसमें कंडक्शन ईजी हो जाएगा। फार्मूले के अकॉर्डिंग ये भी आप समझो, एक एक करके चीजों को बाद में समझाएंगे। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो आप लिख सकते हैं, स्टेटमेंट सीधे लिख सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब ऐसा हुआ कि भाई देखो, जैसे रेजिस्टेंस ऑफ जो कॉपर होगा इट विल बी डिफरेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, ये इक्वल नहीं होगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर आपने कॉपर वायर ले लिया और आयरन का वायर ले लिया तो इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। बस मैं ये कह रहा हूं, कौन ज्यादा कौन कम, वो देखो वो बात की बात है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे हो जाएगा, वो तुम भी जान रहे हो कौन ज्यादा कौन कम होगा। बट मैं इतना बता रहा हूं कि आयरन वायर का अलग होगा, कॉपर वायर का अलग होगा, अगर उनके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर होंगे तब भी, क्योंकि नेचर बदल गया उनका, ठीक है। फोर्थ चीज होता है, एक किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
यहाँ पे ध्यान जनरली बच्चे नहीं देते हैं कभी। अब आजकल बोर्ड में क्या हो रहा है, ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, तो वहाँ पे कभी न कभी ये पॉइंट देके आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये तो बच्चे रटे होते हैं, इस पॉइंट पे बच्चों का ध्यान कम जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस अभी जब हम लोग एक्सप्रेशन नहीं पढ़ रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि R इक्वल्स टू रोयल अपॉन एरिया को अप्लाई करते समय, तो वहाँ पे हमने यही तो डिस्कस किया हुआ था कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वह इस बात पे भी डिपेंड करता है, कि करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है। तो आप इसको देख सकते हो, लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये बात अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। समझ रहे हो? तो ये आप समझ रहे हो। जो लास्ट पॉइंट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे काफ़ी बातें भी करनी है मुझे। ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमको ये डिस्कस करना है कि इफेक्ट टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पर, रेजिस्टेंस पे। ध्यान देना, यहाँ पर दो अलग अलग केस, या आप समझ लो 3 अलग अलग केस की हम लोग बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंडक्टर के लिए, फिर हम लोग बात करेंगे सेमी कंडक्टर के लिए, और लास्ट जो तीसरे नंबर पे बात करेंगे सम एलॉय, कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय के बारे में। तो इस पे हमें डिटेल डिस्कशन करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं वहां पे। देखो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर, यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलो एक एक करके समझना बेटा। देखो अगर हम मान लो कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझना। देखो पहले रेजिस्टेंस का पहले तो एक्सप्रेशन लिख लो, इसके बाद ही कोई बात समझना हम लोगों के लिए आसान होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, कंडक्टर क्या होते हैं, जिसके ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है इनके पास, लगभग सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो कंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे ना कंडक्टर में, उनको क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। भाई गर्म होगा तो एनर्जी मिलेगी, तो उस एनर्जी के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन है वो और क्या होंगे, तेजी से चलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब और तेज चलेगा तो जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, याद करो टाउ क्या होता है, ये होता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होगा, घट जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड बढ़ जाएगी, और जो 2 कोलिजन था ना यहाँ से यहाँ, किन्हीं भी 2 कोलिजन के बीच का समय क्या होगा, वो घट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा, तो यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हो, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो सीधा मतलब है कि इन द केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं फिर लिख दे रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे आई बात समझ में। दूसरी चीज, इस पे कुछ बात अभी और डिस्कस करनी, तभी आते हैं उस पॉइंट पे हम। देखिए सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में थोड़ी बात आप समझ लो, बाकी सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में आपको बहुत डिटेल पढ़ना भी है। सेमीकंडक्टर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो है वो तो होगा, लेकिन जो मेन इफेक्टिव जो होगा वो मैं बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी पाए, और एनर्जी पाने के बाद बहुत सारे वो भी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं वो ब्रेक करके फ्री हो जाते हैं। तो एक सीधा लाइन समझो, क्योंकि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और भी इलेक्ट्रॉन के फ्री होने का एक स्कोप है, एक पॉसिबिलिटी है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बहुत सारे नए इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होते हैं, और जब बहुत सारे नए चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं, नए फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो चल सके, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं,
तो वो कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो घट जाता है। देखो यह एक एक्सप्लेनेशन तो है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, यह एक एक्सप्लेनेशन तो है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन अभी हम आपको नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में बताएंगे। एक टर्म होता है अल्फा, उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, वो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव होता है, तो उसके बारे में अभी बात करना कोई मतलब नहीं है, हम लोग ढंग से उस पर बात करेंगे। याद रखना, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। एक जो तीसरी चीज मैंने क्या कहा था एलॉय के बारे में, देखिए एलॉय में भी अब डिपेंड ये करता है कि एलॉय आप बना कैसे रहे हो। जैसे देखो एलॉय में तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप मान लो कंडक्टर से एलॉय बना रहे हो तो कंडक्टर के नेचर को फॉलो करेगा, वो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को मिला करके अगर आप एलॉय बना रहे हो, आमतौर पे ऐसा हम लोग बनाते हैं, तो ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में इस पर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। आमतौर पे कंडक्टर सेमीकंडक्टर को मिला के बनाते हैं, ऐसा इसलिए बनाते हैं ताकि एक ऐसा वायर बने जिसके ऊपर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब एक कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर को आपने जोड़ के बना दिया, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो नहीं रह जाएगा। तो इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी चीजें आगे डिस्कस होंगी, मैं इस पे बात करूंगा। अभी बस ये ध्यान रखो कि एलॉय के लिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता हो कि आप एक ऐसा एलॉय लीजिए इसमें सेमीकंडक्टर वाला ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा मात्रा में हो, कंडक्टर का नेचर कम हो, तो हो सकता हो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटने ही लगे। तो यहाँ पे बहुत कुछ नहीं करना। हाँ, आपके जो सिलेबस में एक दो एलॉय हैं, मैग्नीन है और कंटेंटन है, तो इस पे अभी हम बातचीत कर लेते हैं। लास्ट में हम कुछ ग्राफ बना रहे हैं, जरूर याद करना तुम लोग। ये ग्राफ है, मैं 3 ग्राफ बेसिकली बना रहा हूँ और इन 3 ग्राफ को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान देना। जैसे देखो, सबसे पहला टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ही ग्राफ है, दूसरा ग्राफ भी किसका है, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ही है, और तीसरा ग्राफ भी उसी का है। मैं बता रहा हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। अब देखो, अगर पहले केस में जो ग्राफ है वो किसके लिए बना रहे हैं, हम कंडक्टर के लिए बना रहे हैं, या इसी को और क्या कह सकते हैं, मेटल कह सकते हैं, तो ऐसे केस में जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों आता है अब देखेंगे अगर कभी, क्योंकि सिलेबस में है नहीं 10+2 के, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बाकी जगह तो पढ़ना ही पढ़ना। एक्चुअली वो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट्स आते हैं उसके, R1 R2 = R1 e के पावर अल्फा डेल्टा टी, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, तो वो नहीं है तो सिलेबस में, इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, जेई एडवांस वगैरह में जो लोग तैयारी करेंगे तो उनके लिए तो है ही, तो अभी यहाँ डिस्कस करना नहीं, यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो कंडक्टर और मेटल के लिए क्या होगा भाई, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ग्राफ ऐसे होगा। अगर मान लो हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर के लिए, ध्यान देना, तो इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर क्या होता है, जरा देखो, सेमी कंडक्टर के लिए जो ग्राफ होगा तुम्हारा वो इस तरीके से होगा। इस बात का ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। एक स्पेशल एलॉय की हम बात कर लेते हैं, तो एलॉय में एक काम करते हैं हम लोग, एक मैग्नीन की बात कर लेते हैं। मैग्नीन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक और दूसरा वाला होता है कंस्टेंटन होता है। अब स्पेलिंग के बारे में देख लीजिएगा, मैग्नीन या कंस्टेंटन एलॉय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहां पर भी इसका बस स्पेशली याद रखना तुम लोग, और किसी का याद रखने की आवश्यकता नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने पे यहां पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन देखो मेटल में ग्राफ एक्सपोनेंशियल बनाओगे और यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन लीनियर वेरी करता है, तो इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, और ये आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ जरूर ध्यान रखना और इस चीज़ को अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए। तो अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अभी हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पे आई बात, लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे करता है, टेम्परेचर पे करता है। याद रखिएगा जरूर से आप लोग, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर वाला है, ये ध्यान रखना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर। ध्यान से समझो,
अभी हम लोग उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिन पर कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किसी वायर का क्या करता है, डिपेंड करता है। ध्यान से समझो। पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल क्या होता है, m/ne² a इंटू टाउ, सॉरी a नहीं होता है, m/ne² टाउ होता है। देखो एक चीज तो इस फॉर्मूले को देखते ही क्लियर हो गया कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो पहली बात तो यहाँ सीधा लिख लो कि रेजिस्टिविटी मीन्स रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एक चीज तो समझ में आ गया, एक और बात समझ लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लो। अब देखो यह भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है, तो रेजिस्टिविटी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, बल्कि आपका रेजिस्टेंस करता था। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। अब देखो डिपेंड करता किस पे है, पहला ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्यों डिपेंड करता है भाई, तो ध्यान समझो, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब मैंने क्या कहा था, उसका सीधा रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा, जैसे पिछले अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस वाले में, तो अलग अलग मटेरियल का चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होता है, इसलिए रेजिस्टिविटी भी अलग होगी और वहां रेजिस्टेंस भी अलग था। मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हो कि रो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, और क्या कह सकते हो, इट मीन्स क्या, इसका क्या मतलब हुआ, आप एक लाइन लिख सकते हैं कि इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज डिफरेंट देन रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। समझ में आया, इसका मतलब कॉपर का क्या होगा, आयरन से अलग होगा, बस यही बात मैं आपसे कह रहा था। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। दूसरा, यह डिपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पिछली बार की तरह से किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और फिर समझ लो टेम्परेचर के साथ कौन से 3 केस। सबसे पहला कौन सा केस होगा, कंडक्टर का। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान देना। कंडक्टर के केस में क्या होगा, फिर वही बात, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा, इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। मतलब आप ये कहेंगे कि जो टेम्परेचर है बढ़ाएंगे तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में भी क्या आ रहा है, रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ आ रहा है। ठीक है, तो कंडक्टर का केस हो गया। जो दूसरा केस है वो किसका है, सेमी कंडक्टर का है। देखो सेमीकंडक्टर के केस में भी एकदम वही बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगा। एकदम पुराना वाला एक्सप्लेनेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के रूप में बदलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, फ्री और भी इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की संभावना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। पिछले वाले रेजिस्टेंस वाले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसका सबसे अच्छा मैंने आपको ये बताया था एक्सप्रेशन, भाई यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव और यहाँ पे अल्फा नेगेटिव। तो अभी हम आएंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, हम किसी दिन बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि वो अल्फा क्या है जिसकी हम लोग बातचीत करते हैं, और उसका न्यूमेरिकल भी उस पे बोर्ड में आते हैं। चलो, और तीसरा जो केस है वो हमने बताया था एलॉय में। देखो एलॉय में मैंने बोला था कि भाई बहुत स्पेसिफिक कोई चीज है नहीं, तो एलॉय के केस में आप रेजिस्टेट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किन किन मटेरियल का एलॉय बनाते हैं और किन किन रेशियो में उसको मिला रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी एलॉय में खासकर 2 का मैंने बताया था, एक मैग्नीन का और एक कॉन्स्टेंटन। ठीक है, कॉन्स्टेंटन, अब इस पे नहीं देख लेना, आपको जो है इन दोनों का पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लो जरा पहले। चलो, अब जो है हम आपको ग्राफ बना देना, बिल्कुल एकदम उसी तरीके से ग्राफ बनेगा जैसा कि अभी आप लोगों ने रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाया हुआ था। तो जरा उस बात को समझो
टेम्परेचर इफेक्टिविटी में डिपेंडेंसी में ये आपका टेम्परेचर हो गया, एरो हो गया। मैं इसलिए एक साथ ऐसे बना रहा हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। गलत एकदम मत करना एग्जाम में, एकदम से गलत मत करना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंटली आएंगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपका टेम्परेचर हो गया और ये रो हो गया। देखो अगर मान लो हम बात करते हैं कंडक्टर, और जो कंडक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेटल्स भी कहते हैं। तो कंडक्टर्स या मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। जो दूसरा केस है वो किसका केस है, सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी। और तीसरा मैंने एग्जांपल आपको दिया था सबसे बढ़िया, तो एलॉय। मैंने कहा था एलॉय में क्या होगा, इसको आप मैग्नीन ले सकते हो, मैंने कहा था कांस्टेंटन कर लो। तो इन दोनों ही केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती तो है, इसको बल्कि ऐसे एरो बनाओ ना, इसका बना रहे हो, लेकिन वो लीनियर वेरी करती है। ध्यान देना यहाँ पे भी ग्राफ उसी तरह से बना है जैसा कि ग्राफ हम लोगों ने कहाँ बनाया था, उस केस में रेजिस्टेंस के केस में बनाया था, टेम्परेचर पर उसकी कैसी डिपेंडेंसी होती है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा। आज जो भी चीज़ें पढ़ा इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की टॉपिक कंप्लीट हुई। हाँ, एक चीज़ आ गया, R इज इक्वल टू रोयल अपान एरिया पे, वो जो स्ट्रेचिंग वाली बात नहीं कर रहे थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।